हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फॉर पीडीजीडी कोर्स। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस पीडीजीडी कोर्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं जियोटेक के साथ साथ रेनफोर्समेंट कंक्रीट भी। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रेनफोर्समेंट कंक्रीट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस पीडीजीडी कोर्स के अंदर मैं किस तरीके से आप लोगों के साथ रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है पेन ड्राइव एंड जी ड्राइव कोर्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रेनफोर्समेंट कंक्रीट आरसीसी। यहाँ पर पहले जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो बात करेंगे कि आरसीसी के बारे में कि आरसीसी होता क्यों है, क्या होता है, क्यों ये पिक्चर में आया, क्या रिक्वायरमेंट पर स्टील डालने का और स्टील ही क्यों मटेरियल यूज किया गया, वो सब कुछ हम बेसिक लेवल पर आरसीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि यदि हमको आरसीसी बनाना है, आरसीसी डिजाइन करना है तो कितनी नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल है, किस मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सी मेथड कब यूज करना होते हैं, कौन सी मेथड के क्या एडवांटेज है, कौन सी मेथड के क्या डिसएडवांटेज है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। ये तीन मेथड्स को मैं कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि अभी फिलहाल में हम IS 456-2000 कोड यूज कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, some part of working strength is also given in the IS 456-2000, but mainly now we are designing the structure considering the limit state method of collapse and limit state method of serviceability concepts। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा हमारा बेसिक डिस्कशन रहेगा आरसीसी के बारे में और नंबर ऑफ मेथड्स के बारे में। फिर मैं स्टार्ट करूंगा हमारे पास चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर मैंने टोटल आप लोगों के पास में देख सकते हैं पूरे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टोटल 7 चैप्टर्स पूरा यहाँ पर लिख रखा है। किसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ में। चैप्टर नंबर 1 जो है मेरे पास वो रहेगा आपका IS 456-2000 के जो रिकमेंडेशंस है लिमिट स्टेट मेथड के लिए उस पर बेस्ड रहने वाला है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मैं अब जो कोड यूज करने वाला हूं वो IS 456 इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 यूज करने वाला हूं, जहां पर यदि मैं बीम डिजाइन कर रहा हूं या मैं और कोई कुछ भी मैं डिजाइन कर रहा हूं तो उसके लिए हमारे पास कोड ने कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दे रखी है, अलग अलग मेथड्स दे रखा है, या मैं कहूँ कि अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं। कुछ रिकमेंडेशंस होंगे, कुछ अजम्पशंस होंगे, वो सभी कुछ प्रोविजंस होंगे, उसे मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो चैप्टर नंबर 1 ही मैंने वही रखा है, IS कोड रिकमेंडेशंस फॉर डिजाइन ऑफ लिमिट स्टेट स्ट्रक्चर्स और आई कैन से लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डेफिनेशंस पहले डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे फिर इसके अंदर भी काफी सारा डिस्कशन होने वाला है। स्टील के लिए बात करेंगे, कंक्रीट के लिए बात करेंगे, फिर उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स के बारे में बात करेंगे, डिजाइन लोड्स के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट क्या क्या होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से क्या होता है, कार्बन परसेंटेज यदि हम वेरी करें तो क्या होता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हाई ग्रेड स्टील कैसे बनाए जाते हैं, इल्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, इल्ड प्लेटिव क्या होता है, उस सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा रेनफोर्समेंट का क्या एडवांटेज है, कौन सा रेनफोर्समेंट का क्या डिसएडवांटेज है, या मेरिट्स है क्या है, डीमेरिट्स है, सभी रेनफोर्समेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्रीप एंड श्रिंकेज इन कंक्रीट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। उसके बाद हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस भी देखूंगा एंड लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस भी मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस मतलब क्या, जहां पर मैंने इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर नहीं किया हो। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, क्रीप जो होता है एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। यदि मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म के लिए निकालना चाहता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर करने वाला हूं। तो इफेक्ट ऑफ क्रीप लेते हुए किस तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एस्टिमेट की जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। काफी नंबर ऑफ टाइम्स गेट में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं। एक बार 2015 में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से भी प्रोबेबिलिटी फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क के लिए। तो ये सभी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 मैंने क्या रखा है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जब मैं बात करूंगा लिमिट स्टेट मेथड का,
है ना, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड का, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लिमिट स्टेट मेथड होती है वो दो टाइप्स की होती है। मतलब उसके अंदर मेरे पास दो सब क्लासेस होगी। एक क्लास रहेगा मेरे पास लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स और एक क्लास रहेगा मेरे पास लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो जब मैं बात करूंगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स की, वहां पर मैं स्ट्रक्चर को सेफ बनाने की बात करूंगा, स्ट्रक्चर की सेफ्टी की बात करूंगा। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी, वहां पर मैं स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी की बात करूंगा, स्ट्रक्चर की एज बढ़ाने की बात करूंगा, राइट। तो ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब मैं कहूं कि मैंने एक बहुत बड़ा कॉलम बना दिया, स्ट्रक्चर विल बी सेफ, क्या वो हमारे पास ड्यूरेबल है या नहीं है? पता चल रहा है कि वो एक साल में ही फेल हो गया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ या प्रोवाइडिंग द बिग साइज ऑफ द कॉलम, है ना। तो आपको प्रॉपर उसकी सर्विसिबिलिटी भी चेक करते आना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मैं बात करने वाला था आपके पास लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स की, वो 4 क्लासेस में हम, या इन द टर्म्स ऑफ लोड यदि मैं बात करूं तो 4 क्लासेस में उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्चर, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स for shear, limit state method of collapse for torsion and the limit state method of collapse in compression। तो हर एक का ये क्या है, अलग अलग लोड्स के बेसिस पर मैंने इनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। यदि फ्लेक्चर की कंडीशन है, मतलब बीम में डिजाइन कर रहा हूं जिसके अंदर बेंडिंग मोमेंट आने वाला है, तो जितने भी टाइप के मेंबर्स है जिनमें बेंडिंग मोमेंट आने वाला है उसको मैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन के लिए डिजाइन करूंगा। कोई मेंबर है जिसके अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, तो उसको मैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए डिजाइन करूंगा। तो ये जितने भी अलग अलग लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स दे रखे हैं फॉर द अलग अलग कंडीशंस के लिए, उनके सबके अपने अलग अलग एजम्पशंस है। तो आपको, जैसे मैं कॉलम्स की बात करूं तो कॉलम में क्या आता है, कंप्रेशन आता है, तो कॉलम एंड फुटिंग शेल बी डिजाइन अंडर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो वहां पर आपको वो एजम्पशंस यूज करना पड़ेंगे कंप्रेशन के, वहां पर उसके हिसाब से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगी। तो काफी सारी पिक्चर होने वाली, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो है एक्चुअली लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन। फ्लेक्चर कंडीशन मतलब क्या, आपके पास ऐसे मेंबर जिसके अंदर फ्लेक्चर कंडीशन आने वाली है, बेंडिंग होने वाला है। तो ऑफ कोर्स मैं बीम की बात करने वाला हूं, यहाँ पर स्लैब में भी बेंडिंग मोमेंट आता है, कॉलम में भी बेंडिंग मोमेंट आता है, लेकिन पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पर बीम्स की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्चर के अंदर पहले मुझे अजम्पशन और उसके बेसिस पर क्या बेंडिंग मोमेंट होते हैं, क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, वो सब कुछ निकालना सीखना होगा, तभी मैं आगे की तरफ मूव कर पाऊंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन की इन द चैप्टर नंबर 2, तो मेरे पास यहाँ पर रहेंगे अजम्पशंस। बेहतरीन तरीके से अजम्पशंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हर एक अजम्पशंस को देखेंगे, किस अजम्पशन का क्या मीनिंग होता है, क्यों ऐसा लिया गया, सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, हम देखेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हम देखेंगे टाइप ऑफ सेक्शंस। तो जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे मैं डिजाइन करूंगा कि, या डिसाइड करूंगा कि मेरे पास जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन रहेगा या अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा या ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। यदि बैलेंस सेक्शन रहता है तो क्या सिग्निफिकेंस होंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहता है तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है क्या सिग्निफिकेंस होगा, कौन से टाइम पे कौन सा सेक्शन फॉर्म होगा, कौन सा सेक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा सेक्शन हमें प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सा सेक्शन हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहां पर बात करने वाले हैं। देन आफ्टर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे फिर वो एनालिसिस से रिलेटेड पढ़ाऊं या डिजाइन से रिलेटेड पढ़ाऊं, कहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है गेट एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तो नंबर ऑफ गेट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। अच्छा, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इन बिटवीन सभी के बीच बीच में हर जगह हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ गेट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, नंबर ऑफ नॉन गेट नॉन ईएसी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, नंबर ऑफ ईएसी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कहां से सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ जियोटेक का जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था, यहां पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर भी आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एक बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये आरसीसी का बुकलेट है, एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हमने ये डिजाइन करके आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर भी मैंने 3 क्लासेस रखी है क्वेश्चंस की। ऑफ कोर्स एक क्लास रहेगा जिसके अंदर
या मैं कहूँ एक कैटेगरी रहेगा जिसके अंदर मैंने गेट और ईएसी के क्वेश्चंस रखे हैं प्रीवियस ईयर के। दूसरा रहेगा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगी क्वेश्चंस की, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी फॉर यू गाइस, ओके। एंड देन आपके पास मैंने रखा है यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चंस, जहां पर आपके पास ईएसी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, नॉन ईएसी के क्वेश्चंस, नॉन ईएसी कन्वेंशनल क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी बुक से लिया हुआ कोई अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जहां पर हम लंबे लंबे सॉल्यूशंस देखेंगे और डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो वो यहाँ पर आपके आ सकते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस बुकलेट में काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। वेल प्रॉपर डिजाइन किया गया है ये बुकलेट हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। ऑफ कोर्स चूंकि ये तो आरसीसी जो मैंने डिजाइन करा है, दूसरे भी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज होगी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, उन लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं। सभी के लिए आपको बुकलेट प्रोवाइड किया जाने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर मैं सिंगली रेनफोर्स खत्म करूंगा, उसके बाद मैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बात करूंगा। डबली रेनफोर्स्ड बीम से भी हम देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि डबली रेनफोर्स्ड बीम जब हम पढ़ाएंगे तब हमको दिखाएंगे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम हमको प्रोवाइड कब करना पड़ता है, यदि करना पड़ भी रहा है तो किस तरीके से करना पड़ता है, किस तरीके से उसको एनालाइज होता है, किस तरीके से उसकी डिजाइन होती है, सब कुछ बात करेंगे। देन वी कैन मूव टू द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ योर फ्लेंज्ड बीम। तो फ्लेंज्ड बीम में किस तरीके से इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज्ड बीम निकाली जाती है, फ्लेंज्ड बीम क्यों प्रोवाइड करना अच्छा रहता है, यदि फ्लेंज बीम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे एनालाइज करना है इसको, कैसे डिजाइन करना है इसको, कैसे मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, कैसे टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, कैसे टेंसाइल फोर्स निकालना है। नंबर ऑफ केसेस रहेंगे आपके पास जब फ्लेंज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड नहीं है, काफी सारा डिस्कशन रहने वाला है। वो सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फ्लेंज बीम में डिजाइन करने वाला रहूंगा। अच्छा, चाहे मैं बात करूं सिंगली रेनफोर्स का, चाहे मैं बात करूं डबली रेनफोर्स का, चाहे मैं बात करूं फ्लेंज बीम्स का, तीनों टाइप के बीम्स के अंदर तीन टाइप के सेक्शंस पॉसिबल है। योर दिस टाइप ऑफ थ्री बीम्स कैन बी बैलेंस सेक्शन, कैन बी अंडर रेनफोर्स सेक्शन, कैन बी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट में इसके अंदर मेरे पास रहेगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पर डिस्कशन। यहाँ पर मैं कंक्रीट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे एस्टिमेट किए जाते हैं, किस तरीके से हम इसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो किस टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं, उस कर्व का क्या यूटिलाइजेशन होता है, किस तरीके से उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कि यदि मैंने कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन कर रखा है तो उससे मैंने कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स बनाऊंगा, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करूंगा, कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस, कुछ लॉज कोड ने मुझे रिकमेंड कर रखे हैं, मैं उस रूल्स को फॉलो करते हुए जो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की एस्टिमेट कर रखी है उससे चेक करूंगा और डिसाइड करूंगा कि वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए साइट पर। उसके बारे में हम यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल में बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का। सो देयर आर सम 3 और 4 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तक आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 क्या रहने वाला है यहाँ पर? चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका शियर, टॉर्शन, बॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स कितने इसके बारे में कितना डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, हम डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन। तो वही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शियर कंडीशन के अंदर। अंडर द टॉर्शन कंडीशन में भी डिस्कस करूंगा। कहाँ पर डिस्कस करूंगा? यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो जब मैं शेयर के लिए बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि किस तरीके से होमोजीनियस सेक्शंस में शेयर ऑकर होता है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं पहले ही कि हमारे पास यदि कोई एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सेक्शन है तो वहां पर जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है फ्रॉम टॉप फाइबर टू द बॉटम फाइबर। लेकिन यहाँ पर आरसीसी सेक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आरसीसी एक कंपोजिट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक नहीं होगा टॉप से लेके बॉटम तक, कुछ डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसको डिराइव करके देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अब यदि हमने देखा है कि जो शेयर ऑकर हो रहा है, शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, शेयर फोर्स हम डायग्राम बना के देखेंगे कि जो शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको कैसे रजिस्ट किया जाए, है ना। तो रजिस्ट करने के लिए हम क्या बात करेंगे? रजिस्ट करेंगे हम कैसे रजिस्ट कर सकते हैं? हम चाहे तो वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो इंक्लाइंड स्टिरप्स, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल स्टिरप्स,
इट्स इंक्लाइंड स्टिरप्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी कैन प्रोवाइड दी बेंट अप बार्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड करने वाले रहेंगे। तो उसको मैं लिख देता हूं, दिस विल बी योर इंक्लाइंड स्टिरप्स। अच्छा, ये जो स्टिरप्स की मैं बात करने वाला हूं वो डिजाइन स्टिरप्स रहने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्टिरप्स हम डिजाइन करेंगे वो वहां पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि ये जो स्टिरप्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ये शेयर को रजिस्ट करने के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। चूंकि शेयर के अंदर आपके डक्टाइल मटेरियल्स तो वीक होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब चैनल्स पर हमारे पास, कि जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, गुड इन कंप्रेशन होता है ना, बट इट इज वीक इन टेंशन होता है। इन द सेम फैशन आपका जो स्टील मटेरियल होता है, चूंकि ये डक्टाइल मटेरियल है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि जितने भी डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं दे आर वीक इन टेकिंग शेयर। शेयर में डक्टाइल मटेरियल्स वीक होते हैं। कैसे वीक होते हैं? सपोज मैं आपको एक स्टील रेनफोर्समेंट दूं, 10 मीटर का मेरे पास एक लेंथ है स्टील रेनफोर्समेंट का, और मैं क्या चाहता हूं, इस 10 मीटर के स्टील रेनफोर्समेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, 5 मीटर 5 मीटर। तो कैसे डिवाइड करूंगा मैं? क्या ऐसा करूंगा कि एक एंड रेनफोर्समेंट के एक एंड पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, दूसरा एंड पर दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, दोनों पुल करेंगे तो बीच में से कट जाएगा ये 5 मीटर 5 मीटर में। ऐसा करने वाले हैं क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, जहां से भी हमें कट करना हो वहां पर ले जाकर हम क्या कर देंगे, ऐसा हैमर का यूज करते हुए, चीजल का यूज करते हुए या कटर का यूज करते हुए ऐसा काट देंगे। क्यों? जब हम इसको पुल कर रहे थे तब इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पुल दिस एंड डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स, बट व्हेन वी यूज्ड कटर वी हैव इजीली कट बाय दिस फेस। मतलब आपने शेयर में इसको क्या कर दिया, इजीली कट कर दिया, लेकिन टेंशन में इसको कट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये गुड है टेंशन के अंदर, डक्टाइल मटेरियल्स आर गुड इन टेकिंग टेंशन बट वीक इन शेयर। तो जब डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर है और स्टील भी एक डक्टाइल मटेरियल है, देन व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग स्टील मटेरियल्स टू टेक दी शेयर स्ट्रेसेस, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? भाई आपने तो वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड कर रखे हैं शेयर को लेने के लिए, और वर्टिकल स्टिरप्स क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो फिर कैसे वो शेयर को ले लेंगे? वो तो फेल हो जाएंगे, वो तो कट हो जाएंगे, वो तो डिलीट मतलब टूट जाएंगे। फिर भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्यों? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीडी कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जो स्टिरप्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, उनको कितनी कितनी स्पेसिंग पर रखना होता है। आपने एक स्टिरप रखा, दूसरा स्टिरप रखा, तीसरा स्टिरप, तो इन 2 स्टिरप्स के बीच में क्या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन कंडीशन। यहां तक आपका अंडर द शियर कंडीशन खत्म हो जाएगा, अंडर द टॉर्शन कंडीशन की हम बात करेंगे, है ना। तो जब टॉर्शन कंडीशन की बात करूंगा, मतलब मैं इफेक्ट ऑफ टॉर्क कंसिडर करने वाला हूं कि यदि ऐसे सेक्शंस जहां पर आपका टॉर्क ऑकर हो रहा है तो किस तरीके से मैं टॉर्क को कंसिडर करूंगा। बालकनी का केस ले लूं, बालकनी में जो बीम होगी और बालकनी आपका क्या होगा, ओवरहैंग, तो वो ओवरहैंग आपके बीम के ऊपर क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। पूरा डायग्राम बना के आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं मैं इस पीडीजीडी कोर्स में, यहाँ पर हर एक चीज को। फिर है तो टॉर्क जब अकर होगा तो उसके हिसाब से मैं इक्विवेलेंट शेयर फोर्स की बात करूंगा, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा, और टॉर्क को कंसीडर करते हुए बीम को डिजाइन करने की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। और बीम को डिजाइन करने के बाद मतलब वहां पर बॉटम में स्टील रेनफोर्समेंट कितना डालना है, टॉप में स्टील रेनफोर्समेंट कितना डालना है, साइड रेनफोर्समेंट कितना डालना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन में डालना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन में नहीं डालना पड़ेगा, सब कुछ हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले रहेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, जब भी हम टॉर्क ले रहे हैं हमारे बीम के अंदर तो हमें उसको एडिशनल रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। साथ ही में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास शेयर भी ऑकर हो रहा होगा, तो जो शेयर स्टिरप्स आप प्रोवाइड कर रहे थे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर कंडीशन में, उसके अंदर भी इफेक्ट ऑफ टॉर्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट ले रहे हैं उसमें तो टॉर्क का इफेक्ट लेना ही लेना है और उस हिसाब से रेनफोर्समेंट डालना है। आपने जो वर्टिकल स्टिरप्स या शेयर स्टिरप्स जो डाल रखे हैं उसके अंदर भी आपको टॉर्क का इफेक्ट लेना होगा और उसके हिसाब से फिर स्पेसिंग डिजाइन करना पड़ेगी, तो वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड एट द लास्ट यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द शेयर डिस्कस किया, यहाँ तक लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द टॉर्शन डिस्कस किया। देन हमारे पास जो अलग नेक्स्ट टॉपिक्स बचते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने हैं कि किस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाली जाती है, किस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं कंक्रीट और स्टील के बीच में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया बॉन्ड स्ट्रेसेस से तो क्या हो सकता है, जब बॉन्ड स्ट्रेसेस ज्यादा हो गए बॉन्ड स्ट्रेंथ से तो क्या हो सकता है, बॉन्ड स्ट्रेसेस ज्यादा यदि हो रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सेफ बनाया जाए, उसके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन से सॉल्व कराते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ।
फिर बात करेंगे हम डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज वैल्यू का, किस तरीके से डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना होती है, क्यों प्रोवाइड करना होती है, कैसे प्रोवाइड करना होती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग रेनफोर्समेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कब प्रोवाइड करना चाहिए, क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा चैप्टर है, मैं चाहता तो चैप्टर नंबर 2 या 3 में ही इसको मर्ज कर देता, लेकिन मैंने एक अलग से चैप्टर बना रखा है चैप्टर नंबर 4, जहां पर मैं स्लैब और स्टेयरकेस की बात करूंगा। हालांकि जो स्लैब और स्टेयरकेस है ये लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्चर के अंदर ही आते हैं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्चर के अंदर ही आते हैं। आप चाहें तो उसको शेयर में इफेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हम शेयर रेनफोर्समेंट यहाँ पे ना तो स्लैब में प्रोवाइड करने वाले हैं, ना ही स्टेयरकेस में प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन शेयर में चेक जरूर करने वाले हैं। तो अब तक जो भी मैंने डिस्कस किया, चाहे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी शेयर डिस्कस किया हो, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्चर डिस्कस किया हो, या लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी टॉर्शन डिस्कस किया हो, वहां के सभी फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लैब और स्टेयरकेस डिजाइन करने में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन। तो हम यहाँ पर चाहे मैं बीम डिजाइन कर रहा हूँ तब, या चाहे मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्टेयरकेस, चाहे मैं डिजाइन कर रहा हूँ स्लैब, आपको हर जगह कैलकुलेशन में बेंडिंग मोमेंट एस्टिमेट करने के लिए या शेयर फोर्स एस्टिमेट करने के लिए इफेक्टिव स्पैन ऑफ द सेक्शन यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम और स्लैब यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इफेक्टिव स्पैन होते हैं। कंटिन्यूस बीम है उसका कुछ अलग इफेक्टिव स्पैन होगा, सिंपली सपोर्टेड है कुछ और होगा, फिक्स्ड है कुछ और होगा, है ना, कैंटिलीवर है कुछ और होने वाला है, पोर्टल फ्रेम से कुछ और होगा। तो सभी के बारे में हम यहाँ पर एस्टिमेशन देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सिर्फ स्लैब के लिए ही यूज नहीं किया जा सकता, ये बीम्स के लिए भी यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम सब कुछ बात करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद देखेंगे कितने टाइप की स्लैब्स होती है, 1 वे स्लैब होती है, 2 वे स्लैब होती है, कब स्लैब को 1 वे कहा जाता है, कब स्लैब्स को 2 वे कहा जाता है। स्टूडेंट जनरली क्या सोचते हैं कि जो Ly/Lx है वो लेस देन 2 हो जाए तो समझ जाओ ये 2 वे है, और Ly/Lx ग्रेटर देन 2 हो जाए तो समझ जाओ 1 वे। ऐसा नहीं होता है, इनके लिमिटेशंस होते हैं और भी बहुत सारी इसमें कंडीशंस होती हैं, प्रोविजंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये 1 वे है। कभी कभी आपको ऐसी कंडीशन में भी मैं बताऊंगा कि जहां Ly/Lx जो है वो लेस देन 2 है, लेकिन फिर भी वो 2 वे स्लैब नहीं है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं कह दूं कि आपका ये जो स्लैब है, जैसे कि मैं आपको कह दूं कि मैंने एक स्लैब बनाया 3 मीटर बाय 4 मीटर का, तो ऑफ कोर्स Ly/Lx क्या है यहाँ पर लेस देन 2 है, तो आप लोग सोचेंगे कि भाई ये तो मतलब 2 वे स्लैब हो गया। जरूरी नहीं है 2 वे स्लैब हो जाए, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा क्या सभी चारों एजेस पर आपकी स्लैब सपोर्टेड है, मतलब बीम्स के नीचे, सॉरी स्लैब्स के नीचे चारों तरफ बीम्स है, तभी हम इसको क्या कहेंगे 2 वे स्लैब कहेंगे। अदरवाइज ये 1 वे स्लैब बन जाएगा यदि इसके 2 एजेस ही सपोर्टेड रहेंगे तो, या मोर देन 1 एजेस सपोर्टेड रहेंगे तो, है ना। एक भी एज यदि सपोर्टेड नहीं है तो फिर हम उसको 2 वे नहीं कहेंगे। 2 वे स्लैब तभी कहलाएगा जब चारों एजेस सपोर्टेड हो और साथ ही में Ly/Lx भी क्या हो जाए, लेस देन 2 हो जाए, है ना। तो बहुत सारी डिटेल में बात करने वाले हैं, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है किस तरीके से बात करती है 1 वे एंड 2 वे स्लैब में। साइट का भी विजिट कर रहे हैं आप, साइट पे मैं आपको कह दूं कि जाओ पता लगाओ कि ये 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, रेनफोर्समेंट का जो जाल है, मेट है, वो प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं यदि आपको एज अ गुड इंजीनियर भेजूं कि जाओ पता लगा के आओ ये 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब है, आपको वहां पे मेजरमेंट का कोई काम नहीं है, आपके पास टेप भी नहीं है मेजर करने के लिए, आप सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं कि ये 1 वे है या 2 वे। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये जो पूरा आरसीसी में पढ़ाऊंगा एज अ गुड स्ट्रक्चरल डिजाइनर पढ़ाऊंगा। मैं भी काफी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स डिजाइन करता हूं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर। सो हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों, कहां, कैसे, किस तरीके से करना होता है, सब कुछ बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइट के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों के साथ जैसे समय को टाइम मिलता चला जाएगा हम बात करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्लैब देखेंगे एंड देन लास्ट में हम देख लेंगे इसमें एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ योर स्टेयरकेस। ठीक है, बात करेंगे स्टेयरकेस भी जो होता है ये नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। कभी भी जैसे मैं बात कहूं कि बीम्स का, मैं बात करूं कॉलम्स का, मैं बात करूं फुटिंग्स का, मैं बात करूं स्लैब्स का, ये सब कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स है, मतलब लोड ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्राउंड तक, सॉइल में। लेकिन स्टेयरकेस जो है ये नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट से मतलब क्या है कि ये लोड ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं रखता। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है स्टेयरकेस से होता हुआ फिर ग्राउंड में जाएगा कहीं पर, नहीं, ये नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे डोर्स हो गए, विंडोज हो गए, ये सब क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। वैसे स्टेयरकेस भी आपका क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। चलिए उसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का।
यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। अच्छा, एक और बात, जब भी मैं स्लैब की बात कर रहा हूँ या स्टेयरकेस की बात कर रहा हूँ या बीम्स की बात कर रहा हूँ, है ना, वहां पर हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ चेक्स होते हैं कि आपने तो बीम डिजाइन कर दिया, आपने बीम को एनालाइज कर दिया, बीम को अच्छी तरीके से डिजाइन कर दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टॉप में, बॉटम में, साइड रेनफोर्समेंट, स्टिरअप, सब कुछ डाल दिया आपने, क्रैंक्स प्रोवाइड कर दिया, लेकिन क्या वो बीम सेफ होगा अप्लाइड लोड्स के लिए, क्या वो बीम सेफ होगा अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट्स के लिए, वो चेक भी आपको लगाते आना चाहिए। चाहे फिर वो डेवलपमेंट चेक रहा हो, मतलब डेवलपमेंट लेंथ आपको निकाल के चेक करना हो, फिर या फिर वो बेंडिंग मोमेंट चेक रहा हो, या फिर आपका शेयर का चेक रहा हो, सब कुछ हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा बात करेंगे नेक्स्ट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द कंप्रेशन कंडीशन का, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 4 क्लासेस रहेगी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन, अंडर द शेयर कंडीशन, अंडर द टॉर्शन कंडीशन, अंडर द कंप्रेशन कंडीशन। तो अब लास्ट वाली कंडीशन पे आ चुके हैं, अंडर द कंप्रेशन कंडीशन। यहाँ पर आप लोग डिजाइन करेंगे कॉलम्स एंड बीम्स, सॉरी कॉलम्स एंड फुटिंग्स। तो यहाँ पर जब भी मैं कॉलम डिजाइन करूंगा तो पहले यहाँ के कुछ अलग अजम्पशंस में मुझे यूज करना पड़ेंगे, है ना। जब मैं आपको लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन पढ़ाऊंगा, वहां पर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ अजम्पशन डिस्कस करूंगा, वहां के अजम्पशंस यहाँ यूज नहीं किए जा सकते हैं। मतलब बीम्स डिजाइन करते समय जो मैं अजम्पशन डिस्कस करने वाला रहूंगा, वो अजम्पशन आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ और अलग अजम्पशन यूज करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्क्रीट में क्या आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं, वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे थे, तो दोनों में अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेना होती है। चलिए, तो यहाँ पर अजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से फिर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले रहेंगे आपके 3 टाइप के कॉलम्स। कैसे 3 टाइप के कॉलम्स? पूरा एकदम प्लान एरिया में आप लोगों के लिए बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कोई भी एक बिल्डिंग आप यदि खुद अपने घर के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग का कौन सा कॉलम एक्सियल कंप्रेशन के लिए डिजाइन होगा, बिल्डिंग का कौन सा कॉलम बाइएक्सियल बेंडिंग के लिए डिजाइन होगा, बिल्डिंग का कौन सा कॉलम यूनिएक्सियल बेंडिंग के लिए डिजाइन होगा, है ना। उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 3 टाइप के कॉलम डिस्कस करूंगा। तो यहां पर मैं आपको SP16 भी सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए, है ना। कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सब कुछ करते हुए हम 3 टाइप के कॉलम डिस्कस करने वाले हैं। कॉलम सब्जेक्टेड टू दी एक्सियल कंप्रेशन, कॉलम सब्जेक्टेड टू दी एक्सियल कंप्रेशन एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग, थर्ड कॉलम सब्जेक्टेड टू दी एक्सियल कंप्रेशन एंड बाइएक्सियल बेंडिंग। ये तीनों टाइप के कॉलम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिल्डिंग में कहां कहां पर ये टाइप के कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे डिजाइन करना होता है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल में पूरा आपको सिखा दूंगा कैसे डिजाइन करना है। बात करेंगे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग्स की। जैसे कॉलम खत्म हुआ, कॉलम का लोड कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ग्राउंड में। ग्राउंड में तो हमें क्या फुटिंग प्रोवाइड कर रखी है, फुटिंग के थ्रू जाएगा, तो फुटिंग कैसे डिजाइन करना है वो सब कुछ बात करेंगे। फुटिंग आपका फ्लेक्चर कंडीशन, शेयर कंडीशन, टॉर्शन कंडीशन, कंप्रेशन कंडीशन, चारों को कंसीडर करते हुए आप डिजाइन करने वाले हैं रहेंगे। यहाँ पर 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, बेंडिंग क्राइटेरिया सबको यूज करते हुए हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे आपकी फुटिंग को, ठीक है। और फिर उसको कैसे लोड ट्रांसफर करना है, कॉलम और फुटिंग जंक्शंस पर किस तरीके से डॉवेल बार्स प्रोवाइड करना है, क्यों प्रोवाइड करना है, कितनी बेयरिंग स्ट्रेंथ रखना है, कितनी नहीं रखना है, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले रहेंगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आरसीसी खत्म। चूंकि यहाँ पर आरसीसी के अंदर जो कोड है उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी होता है, तो सम पार्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस विल बी डीलिंग हियर, जो कि गेट में हालांकि बहुत पहले क्वेश्चंस आते थे। आज से मैं कहूँ तो 10-15 साल पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। आजकल गेट में इसका ट्रेंड नहीं है, वर्किंग स्ट्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं आते। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन तक जो था वर्किंग स्ट्रेस सब सीमित रह चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा यहाँ पर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ऐसा मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा कभी भी कि मैं पूरा वर्किंग स्ट्रेस एकदम डिटेल में बताऊंगा, नहीं। मैं आपको वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाऊंगा जरूर। ये मैं बता सकता हूं कि जो जितना मैं वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से आप सेक्शन डिजाइन कर पाएंगे, आप बीम स्लैब इजीली डिजाइन कर पाएंगे। तो मैं जो बेसिक कंसेप्ट है वर्किंग स्ट्रेस के, बेसिक फिलोसॉफी है वर्किंग स्ट्रेस की, जैसे लिमिट स्टेट में मैं अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन पढ़ाने वाला था, कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं, डबली रेनफोर्स बीम कैसे बनती है, सिंगली रेनफोर्स बीम कैसे बनती है, फ्लेंज बीम कैसे बना सकते हैं, वो सभी की जो डिजाइन फिलोसॉफी है वो सब कुछ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये वर्किंग स्ट्रेस हो गया। वाई टू वेस्ट द टाइम, है ना। हमें पता है कि यदि हमें गेट क्लियर करना है, देन वाई टू वेस्ट आवर टाइम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जबकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्ट्री एंड फॉर माय सेटिस्फैक्ट्री वी कैन डिस्कस सम पार्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चैप्टर नंबर 6। अच्छा, वर्किंग स्ट्रेस डिस्कस करने से क्या होगा, आप लोग यदि 8th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में, तो आप लगोगे कॉलेज में भी वर्किंग स्ट्रेस नाम से एक आध चैप्टर तो होगा, आई एम 100% श्योर, तो आपको उसमें भी हेल्प मिल जाएगी,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में देखते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 है ना। यहाँ पर आरसीसी खत्म हो चुका है, जितने भी एजम्पशंस थे, जितने भी रिकमेंडेशंस थे कोड के, वो सब अलग रखना है अब आपको। उन कुछ भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर यूज नहीं होने वाले हैं। जैसे मैं कहता था कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ले लो, स्टील के लिए 1.15 ले लो, और भी स्ट्रेंथ की वैल्यू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अब वो सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर एक अलग ही आपकी कंसेप्ट, एक अलग ही फिलॉसफी रखना होगा आपको। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट। पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, क्यों इसको पिक्चर में लाया गया, इसके क्या यूज है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, आरसीसी और प्री स्ट्रेस में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कौन इजीली कास्ट किया जा सकता है, किसमें ज्यादा कॉस्ट होती है, किसमें कम कॉस्ट होती है, मेरिट्स और डिमेरिट्स हम इसके ओवर द आरसीसी डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये आरसीसी अच्छा है या आरसीसी से बुरा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले रहेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चलो हम प्री स्ट्रेस यदि करते भी है सेक्शन का तो कैसे किया जाए, तो प्री स्ट्रेसिंग की कितनी नंबर ऑफ मेथड्स है, तो हम मैं डिस्कस करूंगा। प्री टेंशन मेथड है, आपकी पोस्ट टेंशन मेथड है। प्री टेंशन कर रहे हैं तो किस पैटर्न में करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, पोस्ट टेंशन कर रहे हैं तो किस मेथड, किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, कहां पर कैसा प्री स्ट्रेसिंग होता है, किस तरीके से होता है, एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में खोल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन को लेके, किस तरीके से लोड ट्रांसफर होते हैं एक्चुअली कंक्रीट और स्टील के बीच में, सब कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद मैं सेक्शन को एनालाइज करूंगा कि जब हमने प्री स्ट्रेसिंग कर चुके हैं सेक्शन में, तो एट द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग और आफ्टर सम टाइम क्या रहने वाला है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपके सेक्शन में, टॉप और बॉटम में हम स्ट्रेसेस निकाल के देखेंगे, सेक्शन को एनालाइज करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस करूंगा, चाहे फिर वो सिंपली सपोर्टेड सेक्शन हो या कैंटिलीवर सेक्शन हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। टाइप ऑफ लॉसेस इन प्री स्ट्रेस देखेंगे। डिफरेंट टाइप के लॉसेस मुझे देखने को मिलते हैं। कुछ लॉसेस होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब आपने प्री स्ट्रेसिंग सेक्शन बना दिए, अब एक लंबे समय के बाद उसमें लॉसेस ऑकर होना चालू होंगे, और ये होता है जिसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। और एक लॉस होता है आपका जिसको हम कहते हैं यहाँ पर इमीडिएट लॉसेस। ड्यूरिंग द प्री स्ट्रेसिंग मेथड ओनली क्या होते हैं, ये लॉसेस ऑकर हो जाते हैं। तो दो टाइप के लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर लॉस ड्यू टू क्रीप, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील ट्रेंड्स, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, ये जो तीन शुरू के लॉस लिख रखे हैं मैंने, दिस आर दी टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। लेकिन ये जो बाद के तीन लॉसेस लिखे हैं, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ये किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर इमीडिएट लॉसेस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लॉस कब ऑकर होता है, किस कंडीशन में ऑकर होता है, कैसे कितना लॉस ऑकर होता है, कैसे एस्टिमेट किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, प्री टेंशन में ऑकर होगा कि पोस्ट टेंशन में ऑकर होगा, यदि प्री टेंशन में ऑकर हो रहा है तो उसी में क्यों ज्यादा ऑकर हो रहा है, पोस्ट टेंशन में ऑकर हो रहा है तो उसी में क्यों ज्यादा ऑकर हो रहा है, यदि ऑकर हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, सब कुछ कैसे कैलकुलेट किया जाए वो हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। और लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं हम कि अप्लाइड लोड्स के कारण भी इलोंगेशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपकी बीम की लेंथ का, तो उसमें प्री स्ट्रेस पर उसका क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा आपका रहेगा यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एकदम डिटेल में सब कुछ में हर एक लॉसेस को डिस्कस करने वाला रहूंगा, और हर एक को हम एस्टिमेट करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से लॉसेस कैलकुलेट किए जाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल, 2 से 3 नंबर का कोटा इसका फिक्स है, यहाँ से आना है, मतलब क्वेश्चन आना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर ऑफ माय सब्जेक्ट रेनफोर्समेंट कंक्रीट, जिसके अंदर मैंने रखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो रहेगा इसको मैंने चैप्टर नंबर 7 में रखा है ना। जो आप लोगों का एक और सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स, राइट, जो पे आप बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सीपीएम पट देखते हैं, तो सीपीएम पट तो आपको मुकेश सर पढ़ाने वाले हैं, एकदम डिटेल में मजा आ जाएगा आप लोगों को सीपीएम पट पढ़ने में। वो एक बात है, वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या मटेरियल होने वाले हैं, स्टील, वो तो आपको जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तब उसके बारे में बताया जाएगा। कंक्रीट मैं बताने वाला हूं यहाँ पर, सीमेंट मैं बताने वाला हूं यहाँ पर, ब्रिक्स मैं बताने वाला हूं यहाँ पर, एडमिक्सचर्स मैं बताने वाला हूं यहाँ पर, और क्या बचता है, बस मटेरियल खत्म। बिटुमिन वो तो जब आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया जाएगा उसमें आपको पता चलेगा। तो आपका जो मटेरियल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो मैं यहीं पर आप लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो मटेरियल में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ मैं, मटेरियल्स में कि उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड डिस्कशन हम देखेंगे, फिर उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है उससे रिलेटेड डिस्कशन हम देखेंगे, उसकी टेस्टिंग से रिलेटेड मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेस्टिंग से आते हैं। यहाँ कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं किया जा सकता कि इसमें से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, या मैं कहूँ कि कोई बड़ा सा एकदम वो आ जाए। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया बताइए वीबी टेस्ट, कंक्रीट का जो वीबी टेस्ट होता है
वो किस लिए यूज होता है? ऑप्शन ए वर्केबिलिटी के लिए, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ऑप्शन सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ऑप्शन डी शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए बीबी टेस्ट क्यों यूज कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। लिस्ट 1 में नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए, लिस्ट 2 में किस लिए परफॉर्म करना है उसका पर्पस लिख दिया। इस टाइप से बन सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम हम निकाल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं सीमेंट के केस में, फील्ड मेथड्स हो सकती है लैब में सीमेंट्स के लिए, लैब टेस्ट हो सकती है, सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैसे सीमेंट बनता है, कैसे बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं, हर एक बॉक्स कंपाउंड का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, पूरा सीमेंट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले रहेंगे। कंक्रीट के बारे में भी यहाँ पे हालांकि मैंने लिख नहीं रखा है कि कितना कितना किसके अंदर क्या क्या, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी नंबर ऑफ पॉइंट्स रहने वाले हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ सब क्लासेस रहने वाली है ना। सभी के अंदर पूरा डिटेल में हम देखेंगे। टेस्ट की यदि मैं बात करूं कंक्रीट का, तो पहले तो हम कंक्रीट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, वहां पर वर्केबिलिटी के रिलेटेड टेस्ट देखेंगे, स्ट्रेंथ से रिलेटेड टेस्ट देखेंगे, स्ट्रेंथ में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड टेस्ट देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिलेटेड टेस्ट देखेंगे। जब हम स्ट्रेंथ से टेस्ट देखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देखेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम मटेरियल को क्या करेंगे, ब्रेक करके देखेंगे कितना स्ट्रेंथ ले रहा है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में विदाउट क्रशिंग योर कंक्रीट हम टेस्ट करेंगे कि कितनी टाइप के इसमें कितनी स्ट्रेंथ बची है, यहाँ पर क्या क्वालिटी रह चुकी है, उस सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में चाहे फिर मैं बात करूँ रिबाउंड हैमर टेस्ट का या अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में भी हम 2 टाइप के टेस्ट डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। यदि आपको साइट पर जाने का मौका मिलता है तो ये टेस्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उसके बारे में भी हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। फिर बाद में आ जाएगा एडमिक्सचर्स, कितने टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं, कौन से एडमिक्सचर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम मतलब कब डाला जाता है, कितना डोज आपको डालना है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक मेरा यहाँ पर रहेगा ब्रिक्स, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ब्रिक्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या क्या क्लासेस होती हैं ब्रिक्स के अंदर, कौन सा कोड ही दिया गया है ब्रिक्स के लिए, कितने टाइप के टेस्ट ब्रिक्स के लिए प्रोवाइड मतलब यूज किए जा सकते हैं, कैसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है, कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, कितने टाइप की क्लासेस ऑफ ब्रिक्स होती है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे। सो इट वाज द एंटायर पिक्चर ऑफ माय सब्जेक्ट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर मैंने आरसीसी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैंने डिस्कस किया आरसीसी भी 2 मेथड से हम डिस्कस करने वाले हैं, लिमिट स्टेट मेथड से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। उसके बाद मैंने बात करूंगा आप लोगों के साथ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बारे में, और द लास्ट विल डिस्कस अबाउट द मटेरियल्स। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज द एंटायर पिक्चर of my subject. I hope you people will definitely enjoy my subject. Thank you so much.